सुबह से मीटिंग शुरू। यहाँ सिंघू बॉर्डर में सुबह एक मीटिंग थी, दोपहर को सब लोग मिले और बैठ के फैसला हुआ। फैसला हुआ सरकार की उस चिट्ठी को जवाब देने। 3 दिन पहले मैंने आपको सरकार की चिट्ठी के बारे में बताया था। सरकार धनाधन चिट्ठियां लिख रही है। चिट्ठियां अलग अलग तरह की होती हैं। कुछ चिट्ठियां इसलिए लिखी जाती हैं कि जो व्यक्ति है जिसके नाम चिट्ठी लिखी जा रही है वो पढ़े। कुछ चिट्ठियां इसके लिए लिखी जाती हैं वो व्यक्ति नहीं, कोई और उसको पढ़े। और कुछ चिट्ठियां इसके लिए लिखी जाती हैं कि जीवित कोई व्यक्ति ना पढ़े, उसको 50 साल बाद पढ़ा जाए। सरकार दनादन चिट्ठियां लिख रही थी। चिट्ठियां हमारे लिए नहीं थी। चिट्ठियां भेजी किसान संगठन को जा रही हैं। हमने 23 तारीख को जवाब दिया सुबह, और 23 तारीख शाम तक सरकार का जवाब आ गया। मतलब चिट्ठी हमारे लिए लिखी नहीं जा रही। इस चिट्ठी का उद्देश्य था सुप्रीम कोर्ट को सुनाना। चिट्ठी का उद्देश्य था मीडिया को सुनाना। इन चिट्ठी का उद्देश्य था ये दिखाना कि देखिए हम तो वार्ता के लिए तैयार हैं, और ये किसान जो हैं ये अड़ियल हैं, खड़े हैं, पड़े हैं, लड़े हैं, अड़े हैं। देखिए ये लोग तो बात करने को तैयार नहीं। तो ये सब एक तरह से एक पब्लिक रिलेशंस एक्सरसाइज थी। इसलिए चिट्ठी के बारे में मैंने आपको बताया था। चिट्ठी में लिखा था हम बात करने को तैयार हैं, आदर सम्मान के साथ हम बात करने को तैयार हैं, किसानों से बात करना हमारा फर्ज है, हम तो उसके लिए तैयार हैं। आप समय बताइए, आप तारीख बताइए, आप मुद्दे बताइए, हम बात करने को तैयार हैं। और सरकार सोच रही थी कि देखिए अब फंसाया ना किसान, लेकिन जिसे कहते हैं 100 सुनार की एक लुहार की। तो आज किसानों ने भी जवाब दे दिया, क्योंकि पहली बार सरकार ने कहा था कि आप मुद्दे भी सुझाइए। सो हमने कहा ठीक है साहब, अब मुद्दा सुझा देते हैं। जब आप कह रहे हैं कि आप समय बताइए, तारीख बताइए, मुद्दा भी आप बता दीजिए, तो ठीक है फिर तो हम सेट कर देते हैं। अब तक क्या था, अब तक की चिट्ठियों में सरकार एजेंडा तय करती थी। सरकार कहती थी आप वार्ता के लिए आइए, एजेंडा तो सरकार बताएगी। इसलिए हमने कहा कि अगर आपने एजेंडा सेट करना है तो आप हमें लिखित में अपना प्रस्ताव भेजिए, ताकि हमें पता हो कि हम किस चीज पर बात करना चाहते हैं। वो सरकार बताने को तैयार नहीं थी। लेकिन इस बार सरकार ने कहा कि मुद्दे भी आप बता दीजिए। शायद चिट्ठी लिखते लिखते भूल गए कि क्या ऑफर कर रहे हैं। किसानों ने झप से गेंद लपक ली और कहा ठीक है हम बता देते हैं। तो आज किसानों की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है, और चिट्ठी कहती है मोटे तौर पे ये कि बढ़िया है साहब, आपने स्वीकार कर लिया है, तो ऐसा करते हैं 29 तारीख को, 29 तारीख मंगलवार है, 29 तारीख को सुबह 11 बजे हम लोग मिलते हैं, और एजेंडा हम आपको बता देते हैं किस पे बातचीत होगी। तो बाकी सारी चिट्ठी आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, वो फेसबुक पे डाल देंगे। एजेंडा जो है, किसानों ने कहा है कि चूंकि आप कहते हैं कि सरकार किसानों की सुविधा और समय और किसानों द्वारा चुने मुद्दों पर वार्ता करने को तैयार है, इसलिए हम संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से सभी संगठनों से बातचीत कर निम्नलिखित प्रस्ताव रख रहे हैं। प्रस्ताव यह है कि किसानों के प्रतिनिधियों और भारत सरकार के बीच अगली बैठक 29 दिसंबर 2020 को सुबह 11 बजे आयोजित की जाए। बैठक का एजेंडा निम्नलिखित और नीचे दिए क्रम में हो, इस सीक्वेंस में हो, क्योंकि मीटिंग में एजेंडा में लिखा जाता है कि किस किस विषय पे वार्ता होगी और उसका एक क्रम होता है। सो क्रम में सबसे पहला विषय क्या है, हम रख रहे हैं एजेंडा 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द या निरस्त करने के लिए अपनाए जाने वाली क्रियाविधि, मोडेलिटीज। मतलब क्या कह रहे हैं हम कि साहब इस पे अब चर्चा ना करें कि तीनों कानूनों को रद्द किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अब आइए इस पे चर्चा करते हैं कि रद्द कैसे किया जाएगा। कोई पूछ सकता है कि साहब ये भी कोई सवाल है? नहीं साहब, सवाल है बाकायदा। रद्द करने के, किसी कानून को रद्द या निरस्त करने के एक नहीं कई कानूनी तरीके हो सकते हैं। एक तरीका यह है कि संसद का अधिवेशन बुलाया जाए और संसद इन कानूनों को रद्द कर दे। एक और अधिक तरीका है कि संसद का अधिवेशन न बुलाएं, आप ऑर्डिनेंस जारी कर दें, उससे रद्द कर दें। तीसरा, चौथा, 2-3 और तरीके हैं, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा। सरकार को बताने दीजिए ना, थोड़ा मेहनत वो भी करें। तो 3-4 तरीके हैं। इनमें से कौन से तरीके से सरकार रद्द करना चाहती है, हम इस पे खुले तरीके से बात करने को तैयार हैं। 2 तरीके मैंने बताए, 2 और मेरे मन में हैं, लेकिन हो सकता है सरकार के मन में एक तो और कोई तरीके हो।
खुले मन से बातचीत करेंगे, बिल्कुल उदार मन से। हो सकता है सरकार के पास कोई अच्छी बात बताने को हो, तो खुले मन, खुले दिमाग से और इसे सुलझाने की दृष्टि से अब बात करेंगे। तो हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि अब 6 महीने वाली चर्चा छोड़ दीजिए। रिपील होना है, नहीं होना है, बहुत हमने कह दिया और अब आपको शायद सुन भी गया होगा। तो रिपील कैसे हो, इस पे हम चर्चा करेंगे, एजेंडा नंबर 1। दूसरा एजेंडा, सभी किसानों और कृषि वस्तुओं के लिए राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा सुझाए गए लाभदायक एमएसपी की खरीद की कानूनी गारंटी देने की प्रक्रिया और प्रावधान। थोड़ा तकनीकी भाषा हो गई ना, मतलब ये कि एमएसपी की लीगल गारंटी कैसे दोगे आप, इसका क्या तरीका अपनाओगे। ये राष्ट्रीय कृषि आयोग का मतलब, ये वही स्वामीनाथन आयोग का ऑफिशियल नाम था, राष्ट्रीय कृषि आयोग। तो किसान कह रहे हैं कि चलिए अब इस पे बात नहीं करेंगे कि एमएसपी मिलनी चाहिए कि नहीं, इस पे बात नहीं करेंगे कि एमएसपी को कानूनी दर्जा देना चाहिए कि नहीं, ये तो हो गई, और खुद मोदी जी भी कह चुके थे 2011 में कि देना चाहिए। अब आइए इस पे हम बात करते हैं कि एमएसपी को कानूनी दर्जा देने का क्या मैकेनिज्म। आप पूछेंगे इसमें मैकेनिज्म की क्या बात है, 2 लाइन लिख दीजिए। नहीं नहीं साहब, इसके बहुत मैकेनिज्म हो सकते हैं। एक तरीका, कुछ साथी कहते हैं कि सरकार सभी की सभी फसलों को खरीदे, लेकिन दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि भाई सरकार सारी फसलों को खरीद तो नहीं सकती। तो अगर सरकार खरीद नहीं सकती तो किसान को फिर एमएसपी कैसे दिलवाया जाए। कुछ लोग कहते हैं कि इसका कानून बना दीजिए कि व्यापारी एमएसपी से नीचे न खरीदे, खरीदेंगे तो उसको सजा मिलेगी। बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में आप कभी कभार इसका प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आमतौर से इसका इस्तेमाल करेंगे तो व्यापारी खरीदना बंद कर देगा, घर बैठ जाएगा, कहेगा भैया मेरे को जेल नहीं जाना, मैं आपका कुछ खरीदूंगा नहीं। तो और क्या तरीके हो सकते हैं, और कई तरीके हो सकते हैं। एक तरीका होता है मार्केट इंटरवेंशन, यानी कि जिस फसल का दाम एमएसपी से नीचे गिरने लगे, सरकार उसमें इंटरवीन करे, सरकार खरीदे ताकि दाम ऊपर बढ़ेगा, और फिर ऊपर बढ़ने के बाद सरकार फिर पीछे हट जाए। इसे मार्केट इंटरवेंशन बोला जाता है। देश भर में, दुनिया भर में नीति है, भारत सरकार की भी है, लेकिन सरकार उसके लिए पैसा कुछ नहीं देती। तीसरा तरीका एक और है, जिसे बोलते हैं डेफिसिट पेमेंट, कि सरकार कहे कि मैं खरीदूंगी नहीं, सरकार ये कहे कि हम फसल को खरीदेंगे नहीं, लेकिन अगर आपको एमएसपी से नीचे मिला तो भरपाई आपकी हम कर देंगे। तो 3-4 तरीके तो मैंने बैठे बैठे बता दिए ना, और भी तरीके हो सकते हैं। सरकार इसका और कोई बेहतर तरीका हमारे सामने लेके आए और पूरी उदारता से, लचीलेपन से, इस स्पिरिट में कि थोड़ा हम भी सरकार से सीखेंगे, थोड़ा सरकार भी हमसे सीखेगी, लचीले तरीके से बात करेंगे। दूसरा ये एजेंडा। तो अब चर्चा इस पे नहीं होगी कि एमएसपी कानूनी अधिकार बने या नहीं, एमएसपी को कानूनी अधिकार कैसे बनाया जाए, उसके लिए क्या किसी एग्जिस्टिंग कानून में अमेंडमेंट किया जाए। बड़ी मजेदार बात यह है कि जो एनएफएसए है, राष्ट्रीय खाद्य कानून, खाद्य अधिकार कानून, खाद्य सुरक्षा अधिकार कानून, उसमें फसलों की प्रोक्योरमेंट का जिक्र है, हालांकि उसमें एमएसपी का जिक्र नहीं। क्या वहां पे सरकार इसको डालना चाहती है, या कि सरकार एक अलग से कानून लेके आए। इसके लिए सन 2018 में ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से एक कानून बना था। वो कानून आज भी उपलब्ध है और उसको हम फेसबुक पे आपके डाल देंगे ताकि आप उसको पढ़ सकते हैं। तो एक कानून ऑलरेडी बना हुआ है, लोकसभा में 2018 में पेश किया जा चुका है, लेकिन चर्चा ही नहीं हुई उसके ऊपर। तो क्या उस कानून का इस्तेमाल किया जाए? हम खुल के करने को तैयार हैं, हमारी तरफ से जिद नहीं है कि भाई जो हमने कानून बनाया आप इसी को मानो। बात करेंगे, जो सरकार कहेगी उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। तीसरा एजेंडा क्या है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश 2020 में ऐसे संशोधन जो अध्यादेश के दंड प्रावधानों को से किसान को बाहर करने के लिए जरूरी हैं। मामला टेक्निकल लगता होगा, सिंपल बात है। ये जो सरकार ने अभी अभी ऑर्डिनेंस निकाला है ना, कि दिल्ली और एनसीआर के इलाकों के अंदर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, जिसके अंदर प्रावधान है कि किसान को भी, इंडस्ट्री को भी 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। अब पूरा अध्यादेश क्या है, उसके हम पक्ष में विपक्ष में, वो सब अलग बात है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। किसान आंदोलन का एक ही मतलब है कि किसान पे जुर्माना लगाने का जो प्रावधान उसमें है वो हटाया जाना चाहिए। बाकी इंडस्ट्री का कैसे करना है उसके बारे में एक अलग चर्चा है, जिससे हमारा कोई मतलब नहीं। तो खुल के बात करेंगे, सरकार कहे कि इससे किसान को कैसे बचाया जा सकता है, जो सरकार कहे सुनेंगे, लचीले तरीके से बात करेंगे, बीच का रास्ता कोई ना कोई निकालेंगे इसमें।
और आखिर में किसानों की हितों की रक्षा के लिए विद्युत संशोधन विधेयक 2020 के मसौदे में जरूरी बदलाव, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया है, जिसमें सरकार कह रही है कि कोई क्रॉस सब्सिडी नहीं हो सकेगी, यानी कि आप किसान को सस्ता, इंडस्ट्री को महंगा, ऐसा काम नहीं कर सकते, जिसका मतलब है किसानों के लिए सस्ती मुफ्त बिजली इत्यादि बंद हो जाएगी। सो हम चाहते हैं कि इसके अंदर, हालांकि ये अभी कानून पास नहीं हुआ है, सिर्फ ड्राफ्ट है, मसौदा है, हम चाहते हैं इसी स्टेज के ऊपर इसके अंदर बदलाव आ जाए, ताकि बाद में हम फिर एक और नया आंदोलन ना करना पड़े। तो ये 4 मुद्दे किसानों ने एजेंडा अपना बता दिया है। तो सरकार कहती है आप जिस चाहो, जिस मुद्दे पे चाहो, जब चाहो बात करो। किसान कहता है लो जी, आपने मांगा था, हमने दे दिया अब एजेंडा, जिसे कहते हैं अब कर लो बात। ये बात मैंने एक एसटीडी बूथ के सामने, एक पुराने जमाने में होता था ना, एसटीडी बूथ होते थे, आजकल तो लोगों को ध्यान ही नहीं होगा, हर एक की जेब में मोबाइल होता है। एसटीडी कॉल करने के लिए रात को 10 बजे के बाद रेट ज्यादा हो जाते थे कि अच्छा 10 बज गए अब वहां करते हैं, तो एक एसटीडी बूथ के ऊपर लिखा हुआ था। अब मुझे वो बात याद आई, अब कर लो बात। अब किसान, हमने कर दिया एजेंडा। अब आइए, अगर सरकार गंभीर है, जो सुंदर सुंदर शब्द सरकार ने इस चिट्ठी में लिखे हैं कि किसानों से बातचीत कर, हमें किसानों से बात, हम सर झुका के उदारता से, नम्रता से बात करेंगे और किसी भी मुद्दे पे बात करने को तैयार हैं, तो अगर सरकार अब अपने शब्दों पर खरी है, तो कल सरकार से न्योता आ जाएगा, मंगलवार को हमारे साथी चले जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा, कुछ तो 2-4 इंच बात आगे बढ़ेगी। और जैसे मैंने कहा, मेरी अपनी मान्यता है कि जब बातचीत इस एजेंडा पे शुरू हो और इस एजेंडा पे हो और किसी चीज पे ना हो, तब बिल्कुल उदार रुख अपनाना चाहिए। इस बातचीत के अंदर लचीला होना चाहिए, कुछ लेन देन होना चाहिए, कोई बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए। बीच के रास्ते के खिलाफ हम नहीं है, मगर अब तक क्या था, सरकार सवाल ही दूसरे कह रही थी कि संशोधन कौन से होने चाहिए, तो हमारा सवाल ही नहीं है। सही सवाल पे बात कीजिए। बिल्कुल हम चाहते हैं ये मुद्दा जल्द से जल्द सुलझे। तो अब गेंद सरकार के पाले में है। अगर सरकार इस आंदोलन को खत्म करना चाहती है, और हम चाहते हैं, कोई यहाँ रिकॉर्ड बनाने थोड़ी आए, लंबा आंदोलन करने का, दिल्ली की सर्दी झेलने थोड़ी आए हैं, कुतुब मीनार देखने थोड़ी आए, बात करके सुलझा के वापस घर जाने के लिए आए। तो अगर सरकार चाहती है, अगर सरकार अपने शब्दों के प्रति गंभीर है, अगर सरकार इस वादे के प्रति गंभीर है कि आप जिस मुद्दे पे जब चर्चा करना चाहें आप आइए, तो सरकार स्वीकार कर लेगी। और जैसा मैंने कहा, मेरे जैसे लोग पूरी कोशिश करेंगे कि ये बातचीत सौहार्द में हो, लचीले तरीके से हो, कोई कड़ा रुख ना अपनाया जाए, किसी बात पे अड़ा ना जाए। सरकार भी कुछ कहे, उसकी बात को सोचने मानने के पक्ष में मैं तो हूं, पर अगर सवाल वही हो, एजेंडा वही हो जो हमने तय किया है। और अगर नहीं, अगर सरकार कहती है कल सुबह तक, क्योंकि चिट्ठियों का आदान प्रदान बड़ा तेजी से होता है, सरकार बैठ के शायद सिर्फ चिट्ठियां ही लिख रही है आजकल, अगर सरकार कल तक कह देती है कि नहीं ये एजेंडा तो हमें मान्य नहीं है, आप आइए, बिना शर्त आइए, बिना एजेंडा के आइए, तो फिर हम कहेंगे साहब, इसका मतलब आपको भी समझ आ जाएगा कि वो जो सारी बातें थी ना, कि किसी भी मुद्दे पे बात करने को तैयार हैं, खुले मन से बात करने को तैयार हैं, वो शायद बातें सिर्फ कहने को थी, वास्तव में नहीं। अभी से मैं कहना नहीं चाहता कि क्या होगा, जो होगा आपकी आंख के सामने आ जाएगा, लेकिन हम सिर्फ सरकार के जवाब का इंतजार नहीं कर रहे। आज की बैठक में किसानों ने तय किया कि आंदोलन आगे बढ़ेगा। आंदोलन की आगे की जितने भी रूपरेखा अगले 5-7 दिन तक की तय हो गई है। पहले फैसला किया गया था, अब तक 2-3 फैसले हो चुके हैं जो चल रहे हैं। एक फैसला तो ये कि बीजेपी के जितने भी सहयोगी हैं एनडीए के, उनको चिट्ठियां दी जाएंगी, उन पे दबाव दिया जाएगा। और कम से कम आज ऐसा लगता है एक क्रैक तो हुआ है। राजस्थान में बीजेपी के सहयोगी हनुमान बेनीवाल, जो स्वयं किसान नेता हैं, वो हमारे शाहजहां वाले मोर्चे पे अपने सहयोगियों को, मैंने सुना है कोई 1000 के करीब सहयोगियों को लेके वहां पे आ गए हैं। स्वागत है उनका। और मैंने आज सुना है, अभी तक कंफर्म नहीं है, बात ये कंफर्म हो गई है कि उन्होंने एनडीए को छोड़ दिया है। छोड़ दिया, हमारे सहयोगी बता रहे हैं, उन्होंने एनडीए को छोड़ दिया है। हनुमान बेनीवाल राजस्थान के किसानों के एक बड़े नेता रहे हैं, एमएलए थे, सांसद बने एनडीए के सहयोग, बीजेपी के सहयोग से एनडीए में।
पिछले 3-4 हफ्ते से कह रहे थे कि मेरी कृषि मंत्री से बात हुई है, उनको 1 हफ्ता दिया है, फिर दोबारा 1 हफ्ता दिया, फिर शायद तीसरी बार 1 हफ्ता दिया और आज हनुमान बेनीवाल वहां आके बैठ गए हैं और उन्होंने एनडीए छोड़ने का ऐलान कर दिया है। अकालियों के बाद दूसरा विकेट, मैं सोच रहा था हरियाणा में गिरेगा, लेकिन दूसरा विकेट राजस्थान में गिर गया। बधाई हो राजस्थान वालों को। तो प्रोग्राम ये है कि एनडीए के जितने भी एलाइज हैं वहां उनके साथ मोर्चा चलता रहे, उनके बारे में प्रोटेस्ट चलता रहे, उनको चिट्ठियां दी जाए, उनको कहा जाए कि चुन लो कुर्सी या किसान। दूसरा कार्यक्रम जो चल रहा है वो ये है कि अंबानी और अडानी, इनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं, अंबानी का जियो, अडानी का फॉर्च्यून वाला जो तेल है, इन प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई किया, बाकी सभी प्रोडक्ट्स हैं, इनका बायकॉट किया जाए। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, हमारी तरफ से ये कॉल बिल्कुल नहीं है कि इनके किसी स्टोर को, इनकी किसी फैसिलिटी को नुकसान पहुंचाया जाए। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, ये आंदोलन तब तक सफल रहेगा जब तक अहिंसक होगा। हम लोगों को बायकॉट के लिए कहें, गांधी जी कहते थे बायकॉट की, पिकेटिंग तक किया गांधी जी ने, लेकिन जबरदस्ती किसी चीज को नुकसान पहुंचाना और उससे इनको नुकसान करना, कंपनियों को नुकसान होगा, लोग जियो का फोन कर पाएंगे क्योंकि टावर डाउन हो जाएगी ना, ये तो कमजोरी का लक्षण है। एक मजबूत आंदोलन में तो हमारी शक्ति होनी चाहिए कि हम लोगों को परसुएट कर सके कि आप जियो का छोड़िए, फॉर्च्यून का तेल घी का इस्तेमाल न कीजिए। तो ये कार्यक्रम चलता रहेगा। आज कुछ नए कार्यक्रमों की घोषणा की गई है। याद रखिए, कल 27 तारीख को मन की बात में जब प्रधानमंत्री एक तरफा अपने मन की बात फिर शुरू करेंगे, तो किसान थालियां बजाएंगे, बैंड नगाड़ा जो भी आपके हाथ में आता है बजाएंगे, ताकि वो प्रदूषण जो है हमारे कान में ना पहुंचे। 11 बजे प्रधानमंत्री आमतौर पर शुरू करते हैं मन की बात, तो जब मन की बात करें तो किसान थाली बजाएंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.